वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, ये यूपीएससी का जीएस 2 का पेपर है। मैंने ऐसे का भी दिखाया, जीएस 1 का भी दिखाया है। जो कल हुआ जीएस 2 का है, आज जीएस 3-4 का भी, वो भी आपको दिखा दूंगा। इसको आप अटेम्प्ट कर लीजिए। जो बच्चे यूपी पीसीएस 2026 देने वाले हैं, है ना, इसके प्रश्नों को जरूर सॉल्व करने का प्रयास करिएगा, क्योंकि कुछ रिपीट भी हो सकते हैं। जैसे पहला है, कह रहा है स्व अभिनिर्धारण से संबंधित निजता का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को प्रिय है तथा संविधान का अनुच्छेद 21 में भलीभांति संरक्षित है। इस संदर्भ में उभयलिंगी यानी ट्रांसजेंडर व्यक्ति अधिनियम 2019 में 2026 के संशोधन के प्रभाव का परीक्षण करना है। यानी राइट टू प्रिवेसी रिलेटेड टू सेल्फ आइडेंटिटीज वेरी डियर टू एवरी ह्यूमन बीइंग and well protected under Article 21 of the Constitution. In this context, examining the effect of amendment in 2026 to the Transgender Person Protection of Right Act 2019। ठीक है, तो ये करंट ओरिएंटेड है, इसको आप कोशिश करिएगा लिखने की। फिर कह रहा है, एक वर्ग के रूप में महिलाएं ना तो किसी अल्पसंख्यक समूह का अंग है, ना ही वे पिछड़े वर्ग बनाती मानी जाती हैं। इस कथन के प्रकाश में स्थानीय निकायों से संसद तक में महिला आरक्षण के क्रमिक विकास की विवेचना करनी है। वुमेन एज अ क्लास नीदर बिलोंग टू अ मिनॉरिटी ग्रुप नॉर आर दे रिगार्डेड एज फॉर्मिंग अ बैकवर्ड क्लास। इन द लाइट ऑफ दिस स्टेटमेंट डिस्कस द इवोल्यूशन ऑफ वुमेन रिजर्वेशन फ्रॉम लोकल बॉडीज टू पार्लियामेंट। तो ये भी देखोगे करंट ओरिएंटेड है, जो महिला वंदन संशोधन बिल आया उस पर आधारित है। वर्तमान दल बदल विरोधी व्यवस्था के अंतर्गत क्या लोकसभा अध्यक्ष एक संवैधानिक पद दलगत राजनीति के कारण अति संवेदनशील हो गया है? परीक्षण कीजिए। ध्रुवीकृत सदन के संबंध में लोकसभा अध्यक्ष की निष्पक्षता को सुनिश्चित करने में किन संस्थागत परिवर्तनों की आवश्यकता है? यह भी देखो करंट ओरिएंटेड है। वेदर द कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस ऑफ लोकसभा स्पीकर हैज बिकम वल्नरेबल टू पॉलिटिक्स अंडर द करंट एंटी डिफेक्शन रिजाइन। तो ये भी करंट से ओरिएंटेड है। फिर क्या मताधिकार एक मौलिक अधिकार है? निर्वाचक नियमावली का पुनर्निरीक्षण करते हुए भारत के निर्वाचन आयोग की परिस्थिति की विवेचना कीजिए। क्या यह निर्वाचकों की नागरिकता के प्रश्न का भी परीक्षण कर सकता है? वास्तविक सामाजिक समानता को सुरक्षित करने में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग एवं राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग जैसे संवैधानिक निकायों के पास क्या पर्याप्त प्रवर्तन शक्तियां हैं, ये बतानी है आपको। क्या भारत की जनजातीय विकास नीति सामाजिक आधार वाली समतामूलक शासन की आकांक्षाओं को प्रतिबिंबित करती है? भारत में कुपोषण मात्र एक सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या नहीं है, बल्कि यह सामाजिक समता, मानव विकास एवं प्रभावी कल्याणकारी शासन के समक्ष भी एक गंभीर चुनौती है। समकालीन शासन व्यवस्था में भारत सिविल सेवाओं की सामान्य संरचना के लाभों और सीमाओं का विश्लेषण करना है। एनालाइज द एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ जर्नलिस्ट स्ट्रक्चर ऑफ इंडियन सिविल सर्विसेज इन कंटेम्पररी गवर्नेंस। फिर कह रहा IPMDA यानी इंडो पैसिफिक पार्टनरशिप फॉर मैरीटाइम डोमेन अवेयरनेस ब्रिज। इसके लिए साझेदारी भारत के सागर दृष्टिकोण और क्वाड की सामूहिक इंडो पैसिफिक रणनीति के बीच की खाई को पाटती है। IPMDA पर केंद्रित रहते हुए इस कथन को समालोचनात्मक मूल्यांकन करना है। तो ये IR का सवाल है। ब्रिक्स वैश्विक शासन में एक शक्तिशाली संतुलनकारी शक्ति के रूप में कार्य करता है, जो वैश्विक दक्षिण की आवाज और प्रभाव को सक्रिय रूप से प्रबल बनाता है। ब्रिक्स की भूमिका को समझाइए कि वह स्वयं को अन्य समूहों के विकल्प के रूप में कैसे प्रस्तुत करता है। फिर अब 250 वर्ड यानी 15 नंबर का सवाल, भारत की संघीय राज्य व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति की विवेचना कीजिए। राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयक पर अनुमति देते समय उसकी शक्ति की प्रकृति कैसी है? क्या वह अपने सभी कार्यों में अपनी मंत्रिपरिषद की सहायता व सलाह से बाध्य है? न्यायिक विधायन से क्या तात्पर्य? इसके संदर्भ में उच्चतम न्यायालय द्वारा निष्क्रिय इच्छा मृत्यु, यह भी देखो करंट था ना, अभी कोई था उसको इच्छा मृत्यु दी गई थी, तथा अग्रिम चिकित्सा निर्देशक का इच्छा पत्र को अनुमति देने वाले निर्णयों की विवेचना करनी है। तो GS2 करंट ओरिएंटेड रहता ही है भाई। IR है और गवर्नेंस है, पॉलिटी है, ये करंट ही ओरिएंटेड रहता है। सोशल इश्यूज है। भारतीय संघीय ढांचा कहाँ तक क्षेत्रीय एवं सांस्कृतिक विविधताओं को समायोजित करने में सफल रहा है? असमान संघवाद की भूमिका पर प्रकाश डालिए। विवाद समाधान के तंत्र को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपयोग को समझाना। भारत में शक्ति पृथक्करण को संयुक्त राज्य अमेरिका की कठोर अध्यक्षीय मॉडल की तुलना में कैसे व्यवहार में लाया जा रहा है, परीक्षण करना है। भारतीय प्रधानमंत्री की वास्तविक सत्ता की संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति से तुलना भी करनी है। दबाव समूह यानी प्रेशर ग्रुप,
सामाजिक आंदोलन एवं कॉर्पोरेट लॉबी किस सीमा तक बहिष्कृत हितों का प्रतिनिधित्व करते हुए भारत में बहुलवादी लोकतंत्र को गहराई प्रदान कर रहे हैं? कॉर्पोरेट संपदा एवं राजनीतिक शक्ति के बढ़ते हुए गठजोड़ से क्या औपचारिक लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्ता को खतरा उत्पन्न हो रहा है? फिर कह रहा शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही का उद्देश्य केवल भ्रष्टाचार को नियंत्रित करना नहीं है, बल्कि विधि के शासन और सहभागितापूर्ण शासन इसका पालन करके नीति निर्माण प्रक्रिया में हितधारकों का विश्वास स्थापित करना है। फिर कह रहा क्या अधिकार आधारित कल्याण के संवैधानिक दायित्व को गैर एकीकृत शासन न्यूनतम सार्वजनिक निवेश की स्थिति में प्रभावी रूप से साकार किया जा सकता है? देखिए, इस सबका पूरा मॉडल आंसर्स के साथ आपको डिटेल एनालिसिस हमारे पेड बैच में मिल जाएगा। पूरी यूपी पीसीएस की तैयारी करना चाहते हैं तो शुरुआत से सिलेक्शन तक आंसर राइटिंग, पूरी मेंस की नोट्स, प्री के नोट्स, रिकॉर्डेड क्लासेस के साथ पूरी तैयारी कर सकते हैं। हमारे बैचेस चल रहे हैं इसके। क्या शिक्षा को मुख्यतः राज्य की कल्याणकारी जिम्मेदारी के रूप में देखा जाना चाहिए? यह एक वैश्विक प्रतिस्पर्धा, ज्ञान आधारित राष्ट्र के निर्माण हेतु रणनीतिक निवेश के रूप में। भारत का वैश्विक प्रवासी समुदाय एक जीवंत सेतु की तरह कार्य करता है। वह एक महत्वपूर्ण आर्थिक कारक और ज्ञान तंत्र भी है, जो सांस्कृतिक विरासत को विश्व भर में भू राजनीतिक प्रभाव और रणनीतिक सामर्थ्य में रूपांतरित करता है। अंतिम है, कह रहा है चीन का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव ने दक्षिण एशिया को एक क्षेत्रीय भू क्षेत्र से बदलकर महाशक्तियों की प्रतिस्पर्धा के रंगमंच में परिवर्तित कर दिया है। दक्षिण एशिया में भारत की सुरक्षा और क्षेत्रीय प्रभाव पर बीआरआई के रणनीतिक प्रभाव का विश्लेषण करना है। तो अच्छा लेवल का पेपर है ये। मैं इसको मॉडरेट टू टफ साइड ही बोलूंगा, है ना। अच्छे लेवल का पेपर है। इसमें लोगों को अगर करंट ओरिएंटेड चीजें नहीं पढ़ी होंगी तो इसमें समस्या हो सकती है। जीएस 1 आसान आया, जीएस 2 थोड़ा टफ था। अभी जीएस 3 4 आएगा, वो भी मैं आपको डाल दूंगा। एक बार देख लीजिएगा, थोड़ा सा प्रयास कर लीजिएगा लिखने का। और जीएस 2 को जो है ना, स्पेशली जो मेंस के लिए रहेगा, है ना, जब आपका मेंस होगा उसके पिछले 1 से 2 साल के आपको मेंस ओरिएंटेड टॉपिक जीएस 2 में, जैसे पॉलिटी है, आईआर है, सोशल इश्यूज है, इनको जरूर करना आंसर राइटिंग में। इन्हीं से सवाल बनते हैं। जीएस 2 और जीएस 3 ये मेनली आपका करंट ओरिएंटेड रहता है। 60 से 70% तक ये करंट ओरिएंटेड ही सवाल पूछे जाते हैं इसमें। बाकी जीएस 1 जीएस 4 ये स्टैटिक हो जाता है, है ना। चलिए, तो पूरी तैयारी के लिए आप इन नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं।